बेहद अहम खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा, 3 दिन के सफल अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री मिस्र पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के मिस्र पहुंचने के बाद लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी लगातार प्रधानमंत्री के बने हुए हैं। किस प्रकार से मिस्र का दौरा अहम है, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी पल पल की खबरें और उसका विश्लेषण हम लगातार इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे। तो बने रहिए डीडी न्यूज के साथ में। इस अगले 2 घंटे के विशेष प्रोग्राम में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां भी होगी, मेहमानों से चर्चा भी होगी, अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि काहिरा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया आरेंद्र। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिस्र का ये दौरा काफ़ी खास, काफ़ी अहम है और इसके अलग ही मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरे से कहीं ना कहीं जो फायदा है आगे आने वाले समय में वो सिर्फ भारत को नहीं बल्कि मिस्र को भी होगा। और फायदा कैसे पहुंचेगा, साथ ही किन समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं, अगले 2 घंटे हम इन्हीं चीज़ों और इन्हीं पहलुओं पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से किया सम्मानित। दोनों नेताओं ने काहिरा में रणनीतिक साझेदारी संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में अल हाकिम मस्जिद का किया दौरा। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री जाकर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी दी श्रद्धांजलि। अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। मिस्र के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित आज किया गया और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया और उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल दरअसल मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है और इसे मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है और इसी पुरस्कार से सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
तो प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा और किस प्रकार से प्रधानमंत्री को आज सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ नाइल से, ये प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक तौर पर सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर MOU साइन हुआ है। किस प्रकार से इस पूरे विजिट के मायने, इस पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनिल कुमार त्रिगुणायक जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अतुल अनेजा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर त्रिगुणायक, पहले तो यही, क्योंकि प्रधानमंत्री को अब से कुछ देर पहले ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री को सम्मानित किए जाने की अगर फहरिस्त को देखा जाए तो ये अपने आप में 13वां सबसे बड़ा देश, अलग अलग देशों के राजकीय सम्मान के लिहाज से है, जिसमें देशों ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान या राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। ये अपने आप में एक नई कड़ी के तौर पर देखने को मिल रहा है, तब जबकि 1997 के बाद में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है। तो ऐसे में इस सम्मान के मायने और यहां से दोस्ती के नए आयाम किस तरह से खुलते दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश के नेता को एक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करता है तो उससे ये पता लगता है कि वो आपके देश को कितनी इज्जत देता है, कितना इम्पोर्टेंट समझता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने, और मैं हमेशा मानता रहा हूं कि जो भारत की पश्चिम वेस्ट एशिया पॉलिसी है, उस पॉलिसी में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अब तक वही रही है। और ये पहली बार GCC के आगे जाके प्रधानमंत्री मोदी ऑफ कोर्स इजराइल पैलेस्टाइन गए हुए हैं, ईरान गए हैं, लेकिन ये अरब कंट्रीज में पहली उनकी यात्रा है और इसलिए वहाँ पर जो ये सम्मान उनको दिया गया। और आपको याद होगा कि हमने भी प्रेसिडेंट सीसी को पिछले इसी साल बल्कि रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। तो इससे दोनों देशों के बीच कितनी बड़ी साझेदारी है, कितना बड़ा एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री को जो उन्होंने ऑनर किया है, ये जो उनका हाईएस्ट ऑनर है, ये दिखाता है कि इजिप्ट किस तरह से भारत के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी गए हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क में देखें, उनको हर जगह वहीं पे सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया। इससे पता लगता है कि उन्होंने किस तरह से एक तरह से भारत की छवि को बदला। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि किस तरह से लोगों को ये पता लगा कि हमारी रिलेशनशिप जो है ट्रांजैक्शनल से ट्रूली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदली है और भारत का जो भी स्टैंड है हर चीज पे वो बड़ा क्लियर हुआ है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनाया है, किस तरह इंडिया की सॉफ्ट पावर बाहर बताई है। और लगता है ये सारी चीजें, इसीलिए जो अवार्ड्स इस तरह के कन्फर किए जाते हैं उनका सबसे बड़ा जो सैद्धांतिक मुद्दा है वो यही होता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि भारत और इजिप्ट के जो रिश्ते हैं वो और आगे बढ़ते जाएंगे, और पहले भी थे, हिस्टोरिक हैं, सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं हमारे। लेकिन अभी एक जो आपने देखा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज कर दिया गया है, हालांकि उसको अनाउंस किया गया था जब प्रेसिडेंट सीसी यहाँ आए थे उस वक्त में। तो इससे ये भी पता लगता है कि आपको ये मालूम है कि जो इजिप्ट है वो भी एक बहुत जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। वो वहाँ पे रेड सी देखिए, चाहे मेडिटेरेनियन देखिए, चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखिए, चाहे सुएज कैनाल देखिए, तो इन सारी जगहों में। और उसी तरह भारत भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक देश है। इजिप्ट जो है अरब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और इधर भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का देश है। तो सिनर्जीज जो हैं दोनों मुल्कों के बीच काफी हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इजिप्ट और भारत के एक हाई लेवल एक्सचेंजेस, जैसा आपने कहा कि 1997 के बाद अब हुआ, तो ये मैं समझता हूँ कि काफी तेजी के साथ बढ़ते रहे हैं। प्रेसिडेंट सीसी भी 3 बार भारत आ चुके हैं, शायद चौथी बार भी G20 समिट में आएंगे। जी अतुल जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से देखा जाए तो भारत लगातार पिछले कुछ सालों में एक एक करके अपनी एक अलग ही पहचान विश्व स्तर पर बना रहा है, फिर चाहे वो योग के द्वारा हो या हमारे देश की इकोनॉमी की हो। तो अब ये जो मुलाकात है भारत और मिस्र के रिश्ते, जो अब आर्थिक तौर पर और वैसे भी समझौते जब हस्ताक्षर होंगे कई समझौतों पर, तो और ये जो मुलाकात है वो और खास होगी, साथ ही रिश्ते और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो इस मुलाकात का बाकी अन्य देश किस तरीके से देखते हैं, उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये जो दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री अमेरिका से आ रहे हैं और अमेरिका में जो
विश्व स्तर पे भारत की छवि को आगे बढ़ाया गया है, जी। ये सारी दुनिया में जानते हैं। तो एक तरह से वो डेरिवेटिव लेके वो मिस्र में आए, तो इसका इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी अब रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बन चुकी है, आज जो समझौता ऑलरेडी साइन कर। और तीसरी बात यह है कि अब एक नया विश्व ऑर्डर बन रहा है, मैं कहूँगा पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, और जिसमें जो दुनिया की ताकत है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ है। कि एक किसी पर्टिकुलर देश के पास सारी ताकत नहीं है। जो सोवियत यूनियन जब भंग हुआ था 1991 में, तब लगता था यूनिपोलर वर्ल्ड होगी और अमेरिका और वेस्ट के पास सारी पावर आ गई है, लेकिन वो डिफ्यूज हो चुकी है पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में। और इस नए दौर में भारत की छवि बढ़ रही है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि मिस्र की छवि भी बढ़ रही है अपने रीजनल क्षेत्र में, एक रीजनल पावर के रूप में आया है। और पोटेंशियल इजिप्ट का बहुत है, क्योंकि जैसे अनिल जी ने बताया, इसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो यूरोप की तरफ एक रास्ता जाता है और अफ्रीका की तरफ एक रास्ता जाता है। हिंद महासागर में उसकी भूमिका इजिप्ट की है। अफ्रीका में जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। ये तस्वीरें एक बार हमको इस वक्त सीधे एक तरीके से मिली हैं मिस्र से, काहिरा से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रपति अल सीसी के साथ में मुलाकात के लिए। द्विपक्षीय बैठकों का दौर और उसके अलावा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये तस्वीरें, जहां पर दोनों शिष्टमंडल के नेता एक दूसरे से मुलाकात करते हुए बातचीत। तो निश्चित तौर से जो MOU साइन हुआ है रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर, उसके बाद में किन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो एक्सटेंडेड जो बायलैटरल टॉक्स है उसका जिक्र किया जाए या जो शिष्टमंडल स्तर की बातचीत है उसका जिक्र किया जाए, तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि दोनों देशों के बीच में किस प्रकार से संबंध आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से तस्वीरें काहिरा से आ रही हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को जो वहां का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो निश्चित तौर से दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं वो एक स्तर और ज़्यादा ऊपर बढ़ते हुए। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अनिल कुमार त्रिकोणायक जी, इसके अलावा अतुल अनेजा जी। अतुल जी, आप अपनी बात रख रहे थे, तो निश्चित तौर से भारत और मिस्र के बीच में जब रणनीतिक तौर पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर जो सहमति बनी है, इस दोस्ती के मायने क्या है? इस शाब्दिक अर्थ को आम व्यक्ति किस तरीके से समझ सकता है कि अब ये दोस्ती किस तरीके से आगे परवान चढ़ती नजर आएगी न्यू जो जियोपॉलिटिकल रिजीम के आधार पर? देखिए, एक बुनियाद, एक ढांचा बन गया है, और बुनियाद जो है भारत और मिस्र के रिलेशनशिप की, वो पूरी तरह से अब जम चुकी है। ये शुरुआत हुई थी जब प्रेसिडेंट एल-सीसी भारत के दौरे पे आए थे और हमारे गणतंत्र दिवस पे चीफ गेस्ट थे। उस वक्त से लेके आज जो हो रहा है वो एक तरह से एक मजबूत फाउंडेशंस बन चुकी हैं भारत और मिस्र के रिलेशन। और इसका जो असर है वो सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं है, लेकिन उसका रीजनल और मैं कहूँगा एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि दोनों देश इस वक्त जो है, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसकी पिवट्स है। भारत इस तरफ है और मिस्र एक तरफ है। और इस एक तीसरी चीज जो हो रही है कि ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में है, इसमें सिविलाइजेशनल स्टेट्स जुड़ रही हैं। सिविलाइजेशनल स्टेट्स मतलब जिनका एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे
मिस्र है, भारत, उसी तरह से और देश भी इस तरह से सिविलाइजेशन स्टेट आप चीन को कह सकते हैं, बल्कि अमेरिका को भी जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं। तो ये दौर जो है सब सिविलाइजेशन स्टेट्स को जुड़ने का है, और उसमें ये दो देश एक भूमिका बनाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो मिस्र की लोकेशन है वो एक तरफ से रेड सी आता है, हिंद महासागर आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, नॉर्थ अफ्रीका आ रहा है, जिसकी ये पिवट है मिस्र। तो जो समझौते मिस्र के साथ होंगे उसका जो असर निश्चित रूप से बाकी देशों पे जो उसकी पेरिफेरी में है, मिस्र की पेरिफेरी में, वहां भी पड़ेगा। साथ में जो है एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारी बन रही है। और तीसरी बात हो रही है कि नई दिशा में ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात होती है, एक साथ संबंधित न्यू एनर्जी की बात होती है। तो एक तरह से एक फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल साउथ के लिए भी संदेश है। बिल्कुल, ये ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री एक मुखर आवाज के तौर पर ग्लोबल साउथ की बात रखते हैं। एम्बेसडर तिरुनायक जी, क्योंकि हमने देखा है कि देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से कई ऐसी यात्राएं इतिहास में दर्ज हुई हैं जिन्होंने दोस्ती को रीडिफाइन किया है, वहां से एक नई शुरुआत देखी गई है। इतने 26-27 साल के बाद में द्विपक्षीय यात्रा के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, क्या ये इस यात्रा भारत और मिस्र के संबंधों को पूर्व के समय से और बेहतर रिश्तों की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी? क्योंकि ये इस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि यहां से भारत और मिस्र एक नई सहयोग की इबारत लिखते नजर आएंगे, चाहे वो विकास का पैमाना हो, चाहे वो वैश्विक समस्याओं के समाधान पे सहमति बनाने को लेकर हो, या फिर ग्लोबल साउथ का मसला हो। एम्बेसडर तिरुनायक। इंशाअल्लाह, ये जो अतुल जी ने अभी कहा कि नया एक विश्व ऑर्डर स्थापित हो रहा है, तो उसमें नए तरह के एक्टर्स हैं उस पर। अब पुरानी जो पावर्स हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। एक टाइम पे आपको मालूम होगा कि इजिप्ट, सीरिया और इराक अरब मुल्कों के सबसे बड़े पावरफुल देश हुआ करते थे। उसके बाद में काफ़ी सालों तक फिर जब गल्फ कंट्रीज बने तो उनकी काफ़ी पावर हो गई और वो उसको जगह जगह अपना पॉलिसीज ज़्यादा करने लगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी पेट्रो डॉलर्स थे। तो उन्होंने अपना एक तरह से सुप्रीमेसी रीजन में काफ़ी डेवलप करी है। तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में यूरोप और रूस और अमेरिका तीनों उसमें फंसे हुए हैं। साइनो यूएस कंपटीशन जो चाइना और यूएस का है उसमें चल रहा है। ऐसे में भारत अपनी एक सैनिटी की वॉइस को लेकर के, जो एक सिविलाइजेशनल वॉइस है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार उसमें कहा है कि पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी, इरा, इट इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। तो ये चीज़ है, उस चीज़ में यह है कि जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं वो एक अपना अलग ही स्थान बनाने की चेष्टा कर रही हैं। और भारत ने तो कम से कम दुनिया को तो ये पता लग ही गया, हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ है, प्रधानमंत्री अभी वहाँ से लौटे हैं, और भी सभी देशों के साथ है कि भाई भारत की एक अपनी पॉलिसीज है और वो एक अपना करेगा उसमें। तो लेकिन जो आपने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट, तो मैंने लिखा भी इसके बारे में कि ये भी वही मूवमेंट है जो 50s वाला है, जिसमें इस वक्त दुनिया बहुत डिफरेंट तरह की एक एवोल्यूशन होने वाली है, ट्रांजिशन में चल रहा है। तो ऐसे में भारत एक बड़ी लीड ले सकता है, और उसके लिए जो विभिन्न बड़े बड़े जो मुल्क हैं और जो इम्पोर्टेंट देश हैं जिनके साथ हमारी सिमिलर अप्रोच है, उनके साथ हम लोगों को मिल करके और आगे बढ़ना है। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त भारत की बहुत अच्छी पहुंच है और इज्जत है, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सब मुल्कों के साथ साइन हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए, पीस डायलॉग के लिए, डिप्लोमेसी के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि इजिप्ट जो है चाहता है कि भारत वहाँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे उनके मुल्क में। अभी $3 बिलियन है, चाहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में और भी प्रोजेक्ट्स में। और दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहता हूँ, उससे पहले आपका सिग्नल मुझे मिल गया है, लेकिन ये कि काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में भारत और इजिप्ट बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं साथ में मिलकर के। और आप प्रधानमंत्री मोदी की अल-हकीम विजिट और उनका जो ग्रैंड मुफ्ती के साथ बातचीत और वहां पे उनको असिस्टेंस देने का कि हम वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, ये सब करेंगे, ये सब उसी तरह की रास्ते। जी
ठीक है अनिल जी, वापस चर्चा का रुख करेंगे और सवाल करेंगे टेररिज्म को लेकर के, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक तस्वीर इस वक्त दिखा देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिस्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान काहिरा स्थित हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री का भी दौरा किया है। इस सेमेट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल पोर्ट टेफिक में स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की हेलियोपोलिस में, वहां वो पहुंचे और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री लगातार जिस भी देश जाते हैं और भारतीयों के द्वारा जो एक उनका योगदान रहा है उसको वो सलाम करना नहीं भूलते हैं। तो निश्चित तौर से आज की दुनिया में भारत का पहले के समय से चले आ रहे योगदान को स्थापित करना और उन भारतीयों के सम्मान को सलाम करना जिन्होंने आज के विश्व को इस शेप देने में एक मदद की। निश्चित तौर से दूसरे विश्व युद्ध के समय तमाम भारतीयों का जो एक योगदान रहा, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, ऐसे तमाम लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और हमने देखा है कि महज मिस्र ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे देशों में जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो भारतीयों के योगदान को सम्मान देना प्रधानमंत्री नहीं भूलते और अपने जो मन के भाव है वो भी उन्होंने वहाँ पर वो जो पुस्तिका है उसमें दर्ज की है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे भारत के भारतीयों द्वारा योगदान को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान देना ये अपने आप में दिखाता है कि जो हिस्टोरिकल एक जुड़ाव रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार संवेदनशीलता के साथ में मौजूद है। और श्रद्धा सुमन अर्पित करना, श्रद्धांजलि देना, याद करना उन शहीदों की शहादत को जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के समय, संख्या करीब 4000 के आसपास थी, जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे और उनकी शहादत में जो वहाँ पे एक तरीके से कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री है उसका उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये बताने जताने के लिए काफ़ी है कि हर एक भारतीय का योगदान जिसने अपनी शहादत दी है उसके प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता, उनके प्रति अपना भाव प्रकट करना और श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये उनके इस दौरे का महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर। और बिल्कुल शायद यही वजह है कि जो भारतीय समुदाय के लोग जो इस वक्त मिस्र में रह रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से। और जब प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की तो आभार भी व्यक्त किया कि आज आपकी वजह से ही हम कह पाते हैं और गर्व से सीना चौड़ा होता है कि हम भारत से हैं। और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी उससे पहले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा स्थित हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री जाकर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। काहिरा के हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक से देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की खास रिपोर्ट। सेना के सम्मान में और अदन की रक्षा में शहीद हुए 618 नाविकों तथा सैनिकों की अमर स्मृति में जिनको ज्ञात खबर भी ना मिल सकी। मैं इस वक्त हूँ हेलियोपोलिस स्थित कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस सिमेट्री के अंदर तमाम कॉमनवेल्थ के वो सैनिक, वो नाविक मौजूद हैं, उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने पहली और दूसरी विश्व युद्ध की लड़ाई में शहादत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें भारतीय सैनिक भी ख़ास तौर से मौजूद हैं, उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रजिस्टर में अपने सिग्नेचर भी किए और जाते जाते यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस सिमेट्री का रखरखाव किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन विश्व प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। यह मस्जिद 11वीं सदी की बनी हुई थी लेकिन बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई थी। 1970 के दशक के अंत में एक बार फिर से इस मस्जिद का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। अल हाकिम मस्जिद के जीर्णोद्धार में सफेद संगमरमर और सोने की सजावट का भी इस्तेमाल किया गया और इसमें 27 महीनों का समय लगा था। दाऊदी बोहरा समुदाय ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और उसके बाद में नवंबर 1980 में इसे खोल दिया गया।
वहीं 2017 में एक बार फिर से मस्जिद को आधुनिक स्वरूप देने का काम शुरू हुआ, जो हाल ही में पूरा हुआ है। मस्जिद के संचालन की जिम्मेदारी भारतीय बोहरा समुदाय द्वारा की जा रही है और ये मिस्र की चौथी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के जीर्णोद्धार के बारे में भी जानकारी ली, साथ ही वास्तुशास्त्र के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया गया। मिस्र और भारत के बीच सांस्कृतिक सूत्र और लोगों के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की। अल हाकिम मस्जिद काहिरा में फातिमिद वास्तुकला और इतिहास का भी एक नायाब उदाहरण है। आयताकार मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है, जिसके बीच में 5,000 वर्ग मीटर का एक बड़ा सा आंगन भी है और इसमें कुल 13 दरवाजे हैं और आंगन के बीचों बीच में पानी का स्रोत मौजूद है। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें बेहद अहम। अल हाकिम मस्जिद का प्रधानमंत्री ने दौरा किया। 11वीं सदी की ये मस्जिद जिसका जीर्ण शीर्ण हो गई थी, लेकिन उसका जीर्णोद्धार का काम दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े हुए तमाम लोगों ने किया और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। उन्होंने उसका मुआयना किया, किस प्रकार से इसके काम को अंजाम दिया गया, इसकी बारीक जानकारी उन्होंने हासिल की। वास्तुशास्त्र किस प्रकार का है इसका, उसके बारे में भी जानकारी हासिल की और जीर्णोद्धार को काम को किस तरह अंजाम दिया गया, इस बात की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। निश्चित तौर से दाऊदी बोहरा समुदाय मिस्र और भारत के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक कड़ी के तौर पर देखा जाता है और दाऊदी बोहरा समुदाय के माध्यम से ही अल हाकिम मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया गया, एक तरीके से जीर्णोद्धार जो काम कराया गया और इसके पुनर्स्थापित होने के बाद से अपने आप में भारत और मिस्र के संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर भी देखा गया। और प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े हुए बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद थे। जो लोग यहां की इस मस्जिद का संचालन करते हैं, ऐसे तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कई उन्होंने उपहार भी प्रधानमंत्री को भेंट किए, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक भी कहे जा सकते हैं इस लिहाज से भी क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा और प्रधानमंत्री की अल हाकिम मस्जिद में मौजूदगी बेहद अहम, बेहद खास, इस बात को बताने के लिए कि कैसे भारत मिस्र के साथ में सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ में खड़ा हुआ है और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए बोहरा समुदाय, दाऊदी बोहरा समुदाय जो मिस्र और भारत के बीच में एक सांस्कृतिक कड़ी का मजबूत आधार स्तंभ है, उनके साथ गर्मजोशी की ये मुलाकात बहुत कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल आरेंद्र, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मुलाकात कहीं ना कहीं जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके लिए एक चिंता भी बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार भारत का विरोध करता नजर आया है, कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाया गया है, तो ऐसे में पाकिस्तान की चिंताएं भी ये मुलाकात बढ़ा रही है। बिल्कुल, इस बात को भी देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो सिलसिला है मुलाकातों का ये आगे बढ़ता है। तो निश्चित तौर से गर्मजोशी और खुश मिजाजी के माहौल के बीच में ये मुलाकात अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एम्बेसडर तुगनायक अतुल अनेजा जी हमारे साथ बने हुए। एम्बेसडर तुगनायक, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इस मस्जिद को पहुंचना और वहां पे जाना, किस प्रकार से अल हाकिम मस्जिद में प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखा जाए, क्योंकि ये एक बड़ा संदेश है और ये बड़ा संदेश इस लिहाज से भी है कि कैसे एक सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ साथ भारत एक नए संबंधों की जब एक पुनर्परिभाषित करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो किस खुले मन से आगे बढ़ रहा है, इस संदेश को किस तरीके से समझा जाए। ये बहस भारत और मिस्र के लोगों के लिए नहीं बल्कि एक वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी क्या एक संदेश है। एम्बेसडर तुगनायक, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को ये पता बहुत कम लोगों को है कि भारत आज दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और यहाँ की पूरी प्रोग्रेस में, यहाँ के डेवलपमेंट में उनका और उनके लीडरशिप में उनका पार्टिसिपेशन है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारत की बात करते हैं जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे कुछ सवालात लोग उठाते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज, चाहे वो अमेरिका में अभी उनके विजिट के बारे में हुआ हो या दूसरे मुल्क पाकिस्तान की जैसे बात की गई, वो इसी बात में कोशिश करते हैं कि दिखाने की कि भारत में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये जो विजिट है इसका सिंबॉलिक भी मतलब है कि एक तरह से मैसेज दिया जाए और प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ विजिट इस 11वीं सदी की मॉस्क में, जिसका दाऊदी बोहरा जो इंडियन कम्युनिटी है उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये एक चीज़ मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी हर बार जहाँ भी जाते हैं, यूए में गए, वहाँ पे भी ग्रांड मॉस्क में गए थे, और भी जहाँ जाते हैं तो वो हर जगह जा कर के सजदा करते हैं जहाँ पे भी जो हमारे सभी धर्मों के लोग हैं, तो वहाँ जाना एक अच्छी बात है क्योंकि हमारा भारत के साथ जिस चीज़ का भी कनेक्शन है, चाहे वो हमारे लोगों के तरह हो, तो ये इसमें प्रधानमंत्री मोदी पूरा
वहां पर बताते हैं जाकर के। अगर पता नहीं आप लोगों को किसी को मालूम है कि नहीं, जब यहाँ जॉर्डन के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, किंग, तो उस वक्त में एक सभा हुई थी विज्ञान भवन में 2018 में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के हैं, जो डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, उन्होंने सारे उलेमा को जो भारत का था उनके साथ बातचीत की। और उसमें मैं कहूँगा कि आप लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच है उसको भी सुनना चाहिए लोगों को। तो ये एक ऐसी चीज है, तो हम इसको, लेकिन मैं इस सब चीजों को दूसरी तरह से भी देखता हूँ कि एक तो ये कि एक लोग जो हैं वो इसको बता रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान में किस तरह की विविधता है और हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उनका कहाँ तक आगे वो बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो एक फालतू का नैरेटिव बना करके रखते हैं उसको एक काउंटर करता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। जी अतुल अनिजा जी, हमने इन तस्वीरों को देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्जिद की दौरा करने के लिए गए, लेकिन अब इस दौरे को लेकर के अगर देखा जाए तो जो भारत में जो समाज रहता है उसमें क्या कुछ असर पड़ेगा, साथ ही विश्व स्तर पर क्या कुछ असर पड़ सकता है इस दौरे का? बिल्कुल कृतिका जी, कि ये सिंबॉलिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण था कि ये अल्लाह की मस्जिद में गए। जी, मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। एक तो विजुअल्स जो हमने देखे हैं, उसका जो ऑप्टिक्स है वो तो है ही है। ये 11वीं सेंचुरी की एक मस्जिद है जिसमें प्रधानमंत्री ने सजदा किया, लेकिन कि उसके अलावा जो उसका रिवैम्प हुआ है उसमें आपकी रिपोर्ट कह रही है कि इसमें वास्तुशास्त्र का भी योगदान। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कि दोनों धर्मों में एक फ्यूजन हो सकता है और उसकी जो खूबसूरती फिर निखर के आती है, बिल्कुल वो सारी विश्व स्तर पे उसका एक इम्पैक्ट है। मुझे लगता है ये मैसेज हमें आगे ले जाना है कि ये धर्म जो है एक ऐसे सील्ड नहीं है, हर्मेटिकली सील्ड जिसको कहते हैं, लेकिन बहुत से कनेक्टर्स हैं और बहुत से एरियाज हो सकते हैं जिसमें हम जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही सिविलाइजेशन स्टेट्स ऐसे ही होती हैं कि जो एक दूसरे से सीखती हैं और आगे फिर उसको लेके जाती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा एक तरह का इंक्लूसिव मैसेज ये जो रिवैम्प हुआ है इस मस्जिद का, अल-हकीम मॉस्क का, ये सिर्फ भारत, आपने जैसे कहा कि सिर्फ भारत और मिस्र के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है कि हमने दीवारें नहीं बना के रखी हैं कि हम अपने धर्मों में स्तंभित हैं, लेकिन हम बाकी धर्मों से भी सीख सकते हैं और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है हमें खुद ही स्ट्रेंथन करती है। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया है इस विजिट से। और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया था, मेरे को लगता है कि एक डिबेट जनरेट होगी इससे। हालांकि जो लोग पहले से ही भारत को एक तरह से डेजिग्नेट कर रहे हैं कि भी ये एंटी माइनॉरिटी है जी, लेकिन उनके लिए भी ये सवाल खड़ा होता है, अगर एंटी माइनॉरिटी है तो क्यों यहाँ पर आके इस तरह के प्रधानमंत्री गए हैं, और इसका सिंबलिज्म के ऊपर डिबेट एक आगे हो सकती है। और मुझे लगता है कि एक फाउंडेशनल एलिमेंट आ गया है इसमें कि आगे जो इंक्लूसिविटी की डिबेट, उसमें इसका योगदान जा सकता है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक फेक नैरेटिव तय करने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि भारत के उभरते प्रभाव को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए तमाम ऐसे मुल्क ये कोशिशें करते हैं, और ये कोशिशें हमने कई बार वैश्विक मंच पे भी देखी है। सवाल के साथ मैं वापस आप दोनों मेहमानों के पास लौटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मेहमानों से आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सफल दौरे के बाद में इस वक्त मिस्र पहुंचे हुए हैं और मिस्र के उनके 2 दिन के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बेहद महत्वपूर्ण व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आज के इस कार्यक्रम के लिहाज से बात की जाए और लगातार 2 खास मेहमानों से इस प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर हम विश्लेषण भी कर रहे हैं। 2 खास मेहमान अनिल कुमार तिगुनायक जी, इसके अलावा अतुल अनेजा जी हमारे साथ बने हुए हैं। और मिस्टर तिगुनायक, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, साथ ही साथ अनेजा जी ने भी इस बात का जिक्र किया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण। हमने देखा कि अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय प्रधानमंत्री से इस प्रकार का एक प्लांटेड सवाल किया गया जो अपने आप में एक तथ्यों से परे था। और अगर हम तथ्यों के लिहाज से बात करें तो प्रधानमंत्री को आज मिस्र में जो ऑर्डर ऑफ नाइल का सम्मान मिला है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अगर इस फहरिस्त को देखा जाए तो ये 13 देशों के सम्मान में है, जिसमें बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो कि मुस्लिम बहुल मुल्क है, जिसमें हम सऊदी अरब का जिक्र कर सकते हैं, अफगानिस्तान, यूएई, मालदीव, बहरीन और मिस्र भी उसमें शामिल हो गया है। तो क्या ये बताने जताने के लिए काफ़ी नहीं है कि कैसे दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार, उनकी नीतियों का सम्मान हो रहा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के वायदे के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और उस फेक नैरेटिव को जो करने की कोशिश की जाती है वो लगातार क्षीण होती जा रही है, लेकिन बावजूद उसके ये कोशिशें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती रहती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है अरिंदर जी। अब सबसे एक मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट ऑनर्स जो मिले हैं अब तक, वो ज्यादातर मुस्लिम नेशंस के साथ मिले हैं। जैसा आपने नाम भी गिनाए हैं, उसमें एक पैलेस्टाइन का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है मिडिल ईस्ट के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इस तरह की यूसी वॉर ऑफ नैरेटिव्स तो चलता ही रहेगा, लेकिन लोगों को जो असलियत में पता लगता है कि क्या हो रहा है। देखिए, आप जो वहाँ के ग्रैंड मुफ्ती थे वो भारत आए थे कुछ दिन पहले, इजिप्ट के, जिनसे प्रधानमंत्री आज मिले भी जी। उन्होंने जब आने के बाद में यहाँ भारत की जो एक इंक्लूसिविटी, कल्चर और उस सब की लोगों के बारे में जो बातें कही, उससे ज्यादा कोई और क्या कह सकता है। अगर एक लीडर, मुस्लिम लीडर और मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स खुद भारत के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, तो जो ये ऐसे मुल्क जिनको सिर्फ एक उल्टा तोते की तरह रटी रटाई बात बोलनी है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। देखिए, कुछ लोग तो हमेशा ऐसे रहेंगे, डिसग्रंटल्ड होंगे, वो तो हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी, क्रिश्चियन में, हर धर्म में होते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए। लेकिन सबको ये तो दिख ही रहा है कि भारत की जो भी तरक्की हो रही है, भारत जो नाम जो हो रहा है, उसमें भारत के पूरे जो 1.4 बिलियन लोग हैं, उनका सबका योगदान है, सब साझा है। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। और अतुल अनेजा जी, ये सवाल आपसे भी, क्योंकि एक फेक नैरेटिव का जिक्र आपने भी किया और हमने इस फहरिस्त को गिनाया कि कितनी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए बहुलता वाले मुल्क है, वहां पर प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना, ये कम से कम इस बात को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से भारत की नीतियां सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ती हैं और ये महज चंद लोगों के द्वारा एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है गलत तथ्यों के आधार पर। जी हाँ, मोटिवेटेड लोग तो हैं ही हैं, मुझे लगता है। लेकिन जैसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मिस्र में, इसका जो असर जो होगा, ये एक जो पिवट्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, जैसे ईरान है, हमें जरूरत है इस वक्त कि ये ईरान में इसका कैसे इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो एक डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस, मोहम्मद खताबी होते थे प्रेसिडेंट ईरान के एक टाइम पे, उन्होंने शुरू किया था। मुझे लगता है हमें जुड़ना चाहिए डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस के साथ। एक ईरान एक देश हो, सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट देश है, तुर्की एक इम्पॉर्टेंट देश है जो इस्लामिक वर्ल्ड को एक इन्फ्लुएंस करता है। मुझे लगता है कि ये यहाँ के विजुअल्स के हमें रुकना नहीं चाहिए जो मिस्र में हुआ, कि ये इनिशिएटिव एक ग्लोबल फॉर्मेट उसका होना चाहिए और हमें इन देशों के साथ जुड़ना है और आगे बातचीत को बढ़ाना है, कुछ सुनना है और कुछ सुनाना है। तो इससे ये जो आज की जो ये फाउंडेशन एक तरह से बन रही है, ये है, इसको हम आगे फैला सकते हैं। बात आ गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी अब जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था यूएस के साथ, वहां भी डिबेट हो रही है कि क्या हमें भी ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको हमें रोकना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो मुस्लिम समुदाय है माइनस टेररिस्ट, इसको हमें साथ जोड़ना है। और आज जो हो रहा है ये उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने की अब बात है, जो क्रिटिकल मुस्लिम देश हैं उनमें ये बात आगे जाए। इसके लिए हमारी डिप्लोमेसी को भी काम करना है और पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को भी काम। जी, त्रिगुणायत जी,
टेररिज्म की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हर एक देश के लिए ये बड़ा मुद्दा है। और यूएस भी इस मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है कि हाँ, इससे निपटने के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा। साथ ही मिस्र में भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आगे बातचीत होगी और समझौते भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान की चिंताएं नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ओआईसी का सदस्य है पाकिस्तान और मिस्र भी उसी का सदस्य है। और पाकिस्तान अक्सर कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर हमला कहीं ना कहीं करता रहता है और कश्मीर के मुद्दे पर मिस्र का साथ भी पाकिस्तान चाहता है। तो अगर भारत और मिस्र के रिश्ते अगर मजबूत होंगे तो चिंता और परेशानी पाकिस्तान की बढ़ेगी। यहाँ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इसी बात से फलीभूत होता है और खुश होता है कि उसने ओआईसी में एक स्टेटमेंट इशू करा दिया जिसकी कोई वैल्यू बेसिकली है नहीं जी। लेकिन चूंकि अगर हमारा मिस्र कहिए आप हमारा अच्छा दोस्त है या दूसरे मुल्क जो गल्फ कंट्रीज में या 57 देश जो उसके हैं अगर वो हमारे दोस्त हैं तो उनको कम से कम ओआईसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं हैं वहां पर उस बात को काउंटर करना चाहिए कि आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और अब देखिए सऊदी अरेबिया ने करना शुरू कर दिया है, यूएई ने करना शुरू कर दिया है और हम कोशिश चाहते ये भी हैं कि मिस्र का जो अभी तक स्टैंड इस बारे में ज्यादा क्लियर नहीं होता है, हालांकि काउंटर टेररिज्म में वो बहुत आगे हैं और भारत के साथ अभी कॉपरेशन भी काफी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से उनको ओपनली जो है पाकिस्तान जैसे देशों को ये बताना चाहिए कि आप बिल्कुल गलत नैरेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं और कश्मीर का मुद्दा हो या कुछ भी हो उसके ऊपर में उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, ना कि ब्लाइंडेड जो अप्रोच चली आ रही है उसके साथ चलना चाहिए। जी अतुल अनेजा जी, एक थोड़ा कंस्ट्रक्टिव लिहाज से अगर बात को समझने की कोशिश करें तो अब जो महत्वपूर्ण बात होगी दोनों देशों के बीच में डेलीगेशन लेवल पर किन क्षेत्रों में सहयोग को हम आगे बढ़ते देख सकते हैं, क्योंकि जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण में से एक ये भी है कि सुएज नहर में भारत को एक डेडिकेटेड स्लॉट देना ताकि भारत के आर्थिक हितों को और बेहतरी से संरक्षित किया जा सके। ये भी अपने आप एक महत्वपूर्ण मसला है। एक दर्शकों की जानकारी के लिहाज से मिस्र में सुएज नहर की मौजूदगी, भौगोलिक तौर पर उसका महत्व और भारत को अगर इस प्रकार का एक अलग से महत्व दिया जाता है सुएज नहर के आवागमन को लेकर, ये कैसे मददगार साबित होगा और कैसे हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाएगा, थोड़ा विस्तार से। देखिए इसके कई पहलू हैं इस रिलेशनशिप। आप जो बात कर रहे हैं वो जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जो सुएज कैनाल का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पर जो पूंजी निवेश के लिए भारत को कुछ रियायतें दी जा रही हैं, तो उससे जो क्या होता है कि एक तो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उसका वो फायदा उठा सकता है और साथ में सुएज कैनाल जो है कनेक्शन उसका यूरोप के साथ, तो आपके मार्केट्स भी जो है वो पास में। तो एक तरह से मिस्र को जो है उसको इन्वेस्टमेंट के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह उनके अपने लोगों को फायदा होगा और भारतीय जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फायदा। तो एक तो ये रही बात सुएज कैनाल। दूसरा एक जो एस्पेक्ट है वो है मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप, ये बहुत बढ़ गया है जी। और ये जो अभी प्रेसिडेंट सीसी के आने के पहले से ही शुरू हो गया कि हमारी जो जॉइंट एक्सरसाइजेज, आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइजेज, कमांडोज की एक्सरसाइजेज, ये एक तरह से काफी सोफिस्टिकेटेड लेवल पे ऑलरेडी पहुंच जी। तीसरी जो डायमेंशन उसमें आती है नेवल एक्सरसाइजेज वगैरह, क्योंकि हिंद महासागर का पार्ट है मिस्र, तो उसकी भी एक अपॉर्चुनिटीज आ गई है। तीसरी बात जो है वो है मिलिट्री इंडस्ट्री पार्टनरशिप। ये बहुत बड़ा एक पहलू है और इसमें अभी तक जो हमें देखा गया है कि मिस्र ने अभी तक इंटरेस्ट शो किया है तेजस एयरक्राफ्ट गेम। अभी वो आगे कितनी बात बढ़ती है वो हमें देखना है, लेकिन एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी आ रही है वो एक एविएशन सेक्टर में आ रही है और ये एक बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मिस्र भी चाहता है कि इसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई हो। अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में GE 414 इंजिन्स के 500 इंजिन भारत बनाएगा, उससे तेजस की ग्लोबली छवि उससे बड़ी है, क्योंकि एक रिलायबल एक तरह से सर्टिफिकेशन है कि एक तेजस जो है कि एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट बन के आ रहा है, तो उसका असर होगा बाकी कंट्रीज में जैसे मिस्र है। तो एक डिफेंस रिलेशनशिप का पहलू आ रहा है। फिर आ रहा है न्यू एनर्जी, ये ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसकी जो जोग्राफिक लोकेशन है मिस्र, उसकी वजह से एक ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट कि न्यू एनर्जी के अंदर हमारी पार्टनरशिप। मुझे आई थिंक ये सोलर अलायंस का भी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हिस्सा है मिस्र, तो वो एक तरह से
जो सोलर एनर्जी है वो उसका पहलू भी इसके अंदर जाएगा। लेकिन ग्रीन एनर्जी एक नई चीज़ है और उसके साथ साथ आ रही है हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो साइबर डोमेन के अंदर जिस तरह से हमारी आपसी बातचीत चल रही है, ये एक एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। और मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा हो, सॉफ्टवेयर हो, ये भी एक नई चीजें आएंगी भारत और मिस्र के रिलेशन। जी, अब तो अगर फ्रेमवर्क देखा जाए तो 360 डिग्री फ्रेमवर्क है जो पिलर कर रहा है हमारे और मिस्र के। बिल्कुल अनिल जी और तुगलक जी, आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे। हमारे सहयोगी विशाल वरिष्ठो भी इस वक्त हमारे साथ में कायरा से जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और क्या अगला कार्यक्रम अपेक्षित है, क्योंकि इस बात का इंतजार सभी को है कि दोनों ही नेता प्रेस से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उसमें शामिल किया जा सकता है? अभी का हलचल क्या है? आरिंदर, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सबसे पहले मुझको, आपको और पूरे भारत को बहुत बधाई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ नाइल के सम्मान से नवाजा गया है और ये सब हम के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है, हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। मैं इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग रूम में हूं और कुछ ही देर में यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग होगी जिसे फॉरेन सेक्रेटरी हमको एड्रेस करेंगे और इस मौके पर हमको पता चलेगा कि ये पूरा जो 2 दिवसीय दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, जो फर्स्ट स्टेट विजिट रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो किसके काफी सक्सेसफुल रही है, लेकिन उसके पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक क्या मायने हैं उसकी भी डिटेल्स हमको कुछ देर में मिलने वाली है। विशाल, अभी इस वक्त क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच संभवतः बातचीत चल रही है, क्या कुछ इस वक्त एंगेजमेंट है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री कल कायरा आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, जिसमें इंडियन डायस्पोरा के भी लोग थे और जो इजिप्ट के टॉप ब्रास था जिसके अंदर थिंक टैंक थे, थॉट लीडर्स थे, उनसे उन्होंने बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि उनका नजरिया क्या है भारत के बारे में और किस तरह से भारत और इजिप्ट एक दूसरे की मदद करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं दोनों ही देशों के अंदर, और इसके अलावा योगा का कितना बड़ा रोल हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आया है कि योग और इस्लाम को किस तरह से यूनिफाई किया जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर एक एक्सपर्ट थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की और ये भी बात निकल कर आई कि रिलीजियस इस्लाम अलग है और उसको पॉलिटिकल इस्लाम नहीं बनाना चाहिए और इसका कितना नुकसान हो सकता है। हमने देखा किस तरह से सीरिया, इराक और अलग अलग देश जो है वो किस तरह से बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने इसको एक्सट्रीम पर वो लेकर गए। तो इस बारे में भी यहाँ के जो थिंक टैंक है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपनी बातचीत रखी। आज का जो ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर को ऑनर दिया गया है, वहां पर स्टेट लंच उनको होस्ट किया गया है और इस दौरान राष्ट्रपति अल-सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-on-1 बातचीत करेंगे और ये बहुत अहम रहेगा और इसके बाद बायलैटरल्स भी साइन होंगे। तो ये सब चीज आज बहुत इंपॉर्टेंट मौका रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल-सीसी के लिए। जी विशाल, जिस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है, लगभग शाम के वक्त वो भारत वापस आएंगे, तो ऐसे में अभी तक के दौरे पर अगर हम पूरे दौरे पर नजर डालते हैं तो क्या कुछ नजर आता है, क्योंकि आप एक एक अपडेट पर अपनी नजर बनाए हुए थे इस दौरान। कृतिका, जब हम प्राइम मिनिस्टर के ये फर्स्ट स्टेट विजिट की बात करते हैं तो जो उनको ऑर्डर ऑफ नाइल मिला है वो अंडरलाइन करता है कि कितनी इंपॉर्टेंट विजिट थी, उसकी क्या अहमियत थी और इजिप्ट किस तरह से भारत को देखता है। कल हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुत खुश हुए। मैंने पूछा कि इसमें खुशी की क्या बात थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे लीडर है जो अपने देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत और मिस्र का जो फ्रेंडशिप है वो 75 इयर्स है और दोनों ही फॉरेन रूल के अंडर में रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो
भारत है वो किस तरह से आगे बढ़ा, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इजिप्शियंस के लिए और वो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे भी मैंने बातचीत की थी और उन्होंने बताया है कि किस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंदर इनिशिएट किए और किस तरह से जो पुराने कायदे कानून थे जो डिफंक्ट हो गए थे तो उनको किस तरह से हटाया गया ताकि ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। इन सब को राष्ट्रपति अल सीसी बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उसको अपने देश में भी लागू करना चाहते हैं। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नज़र बनाए रखिए इन तमाम घटनाक्रमों पे। आपके माध्यम से हम तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मिस्टर तुगनायक जी, क्योंकि हम बात इस बात को लेकर कर रहे थे कि कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में अब बात आगे बढ़ती नजर आएगी। अनेजा जी ने जिस बात का जिक्र किया उसमें रक्षा सुरक्षा के सहयोग की बात हो या फिर कैसे हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात हो, क्योंकि डिफेंस का एक ऐसा मसला है क्योंकि भारत अब इंपोर्ट करने से एक्सपोर्टर की ओर डिफेंस मैन्युफैक्चरर की तरीके से आगे अपने कदम बढ़ा रहा है। बिल्कुल। तेजस में कहीं ना कहीं मिस्र ने अपनी एक इंटरेस्ट शो किया है। इसके अलावा आकाश मिसाइल की बात हो या फिर अन्य जो इक्विपमेंट्स हैं उन सबको लेकर, क्या यहाँ से भारत अपने नए प्रकार के जब सहयोग को आगे बढ़ाएगा तो डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने वाले देशों में मिस्र एक बड़ा एक डेस्टिनेशन होगा भारत के लिहाज से, और कैसे रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में ये सहयोग आगे बढ़ता नजर आएगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने इंटरेस्ट भारत की आकाश मिसाइल और तेजस एयरक्राफ्ट में दिखाया है। और अगर आप देखें तो जब से प्रेसिडेंट सीसी आए हैं यहाँ पर उसके बाद से कम 16 डेलीगेशंस जो है डिफेंस के एक दूसरे के कंट्रीज में गए हैं। हमने देखा कि एक्सरसाइजेज हुई हैं। इवन जनवरी में जब राष्ट्रपति आए थे उस वक्त में डेजर्ट एक्सरसाइजेज हुई दोनों के बीच, पहली बार दोनों एयरफोर्सेस के बीच में एक्सरसाइजेज हुई हैं। बहुत सारे इजिप्शियन आर्मी एंड मिलिट्री ऑफिसर्स की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वो आते हैं हिंदुस्तान में। तो एक तरह से और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की विजिट हुई, उसके बाद में विदेश मंत्री की विजिट हुई और टेक्निकल लेवल काफ़ी सारे डेलीगेशन गए। नेवल में हमारा उनके साथ काफ़ी बढ़ता है, उनके डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए थे। तो अगर आप देखें तो इससे सीधा पता लगता है, देखिए डिफेंस डील जो है जब तक फाइनलाइज नहीं होती हैं तब तक उसका अनाउंस करना जो ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन चूंकि भारत आज की डेट में एक मेक इन इंडिया के तहत खासतौर से डिफेंस सेक्टर में काफ़ी मुल्कों का इंटरेस्ट हुआ है भारतीय प्रोडक्ट्स में, और भारत को अपना एक एम है कि $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें इजिप्ट मेरा ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टेड है उसके साथ काम करने में। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर मुल्क जो हैं अब वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपना प्रोक्योरमेंट्स को, तो उसमें भी भारत का रोल है। दूसरी चीज़ ये मैं समझता हूँ कि देखिए ICT है, उसमें इजिप्ट बहुत इंटरेस्टेड है भारत के साथ बात करने में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिकली वो भारत से 2-3 चीजें हैं, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, शायद हो कि वो एक बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट का एक्सपेक्ट करते हैं जिससे कि सारे प्रोजेक्ट्स और आगे बढ़ सकें। और देखिए अब इसके बाद 1 घंटे के अंदर पता लग जाएगा क्या क्या साइन होना है। मिस्टर तुगनायक, एक चीज और आपसे, क्योंकि G20 के सदस्यता को लेकर भी अपना इच्छा जाहिर की है मिस्र ने, और ऐसे में अगर G20 कह रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्रिक्स को लेकर, जी क्योंकि बहुत से फोरम है जहां पे सहयोग चल रहा है तो कई बार ये शब्दों का घालमेल हो जाता है, लेकिन ब्रिक्स में सहयोग के अपना एक सहभागिता का जिक्र एक तरीके से किया है मिस्र ने, और G20 के फोरम पे भी एक मित्र राष्ट्र के तरीके, मेहमान राष्ट्र के तरीके से मिस्र की मौजूदगी हम देखेंगे जब भारत में शिखर सम्मेलन होगा। ब्रिक्स में अगर इस बात पे सहमति बनती है तो कैसे देखा जाए कि जो आर्थिक सहयोग का जो पैमाना है कैसे बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि भारत का अरब कंट्रीज तक या अफ्रीकी कंट्रीज तक व्यापार को और सुगम बनाने के लिहाज से एक नया साझेदार, मजबूत साझेदार के तरीके से देखा जा सकता है इसको। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वहां पर अब एक इंटरनल डिस्कशन चल रहा है कि किन किन मुल्कों को पहले दौर में शामिल किया जाए। तो उसमें 5-6 कंट्रीज के बारे में बात है जिन्होंने एप्लीकेशन, तो आपको पता है कि 19 कंट्रीज ने लगाई हुई है मेंबरशिप के लिए, लेकिन इजिप्ट उसको पहले ही फेज में ज्वाइन करना चाहता है। और उन्होंने अभी रिसेंटली, आपको पता होगा, लास्ट समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी डायलॉग पार्टनर के लिए बने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत इसको सपोर्ट करेगा पूरी तरह से। और उसका जो इस वक्त सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो ब्रिक्स का हो रहा है
कि वहां पर एक तरह से ऑल्टरनेट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश हो रही है। जी। जैसे आपने सुना होगा ब्रिक्स करेंसी की बात है, तो उसमें भी इजिप्ट ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, अल्जीरिया हुआ, यूएई हुआ, ये सारे मुल्क भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो वो एक, अगर ये सारे कंट्रीज जो बड़े कंट्रीज हैं जी। अगर ज्वाइन करते हैं तो मैं समझता हूँ उसकी वायबिलिटी बढ़ती है। जी अतुल अनेजा जी, जिस तरीके से देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में भारत तो अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही रहा है लगातार। आज की तारीख में करीब 42 मुल्क ऐसे हैं जहां पर भारत जो है अपने हथियारों को बेच रहा है। और क्या आगे आने वाले समय में मिस्र भी इन मुल्कों में शामिल हो जाएगा, यानी कि जो भारत के जो मेड इन इंडिया जो हथियार होंगे वो मिस्र भी जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाए? एक कैंडिडेट बिल्कुल है कृतिका जी, मिस्र एक कैंडिडेट है और ऑलरेडी इनके साथ बातचीत शुरू हो चुकी जी। है। अनिल जी ने बताया कि बहुत विस्तार से बातचीत अभी ऑलरेडी हो गई। वो डील साइनिंग अभी हम देखते हैं कि कब होगी, लेकिन वो ट्रैक पे तो हम हैं मिस्र के साथ। और साथ साथ जो भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो डॉक्ट्रिन है उसमें जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो इसका बहुत ही एक लीडिंग सेक्टर है जी। जो आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाता है। तो सिर्फ मिस्र ही नहीं, क्योंकि एक बार एक बड़ा देश, पिवटल कंट्री मिस्र अगर भारत के हथियार देता है उससे मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ का रास्ता खुलता है। क्योंकि जैसे अनिल जी कह रहे थे कि अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, वो अपनी प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं और थोड़ा सस्ता भी करना है। और जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर हैं, वेस्ट के प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत महंगे उनके हथियार हैं। उसके बाद एक रूस के एक मेजर प्रोड्यूसर है, चीन एक प्रोड्यूसर, और उस तरह से भारत भी इस जो नई कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं मिलिट्री हार्डवेयर में, उसमें ऑलरेडी आ चुका है। अब बात आती है कि इसको कैसे विस्तार दिया जाए, इसकी स्केलिंग आप कैसे करें। तो मुझे लगता है जैसे मिस्र एक कंट्री, अर्जेंटीना के साथ हमारी बातचीत चल रही है तेजी से, तो ऐसा एक ब्रेक थ्रू मोमेंट अगर आता है तो उससे हमारा जो ग्लोबल साउथ की तरफ जो रास्ता है वो और खुलता है। और जो मेजर कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में, साउथ अफ्रीका एक, नाइजीरिया एक, जैसे ब्राजील तो खुद ही एक प्रोड्यूसर है, उनके साथ कोलैबोरेशन का एक तरह से वो रास्ता खुलता है। तो मुझे लगता है कि एक ब्रेक थ्रू मोमेंट हमें चाहिए और शायद मिस्र एक ऐसा देश हो जिससे वो हमें ब्रेक थ्रू मोमेंट मिले। जी अतुल अनेजा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर मिस्र और भारत की दोस्ती एक नए आयाम के साथ एक क्वांटम जंप लेती नजर आती है, तो ये अरब नेशंस के साथ या उस पूरे इलाके में और अफ्रीकी नेशंस के साथ में उस पूरे इलाके में भारत की मौजूदगी को किस तरीके से देखा जाए व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि भारत लगातार कह रहा है कि मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेड फॉर द वर्ल्ड को लेकर, और इस विजन पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस नजर आ रहा है। अगर यहां से एक नई शुरुआत होगी तो ये अरब कंट्रीज और अफ्रीकी नेशंस के लिए कैसे एक फायदेमंद होगा उस इलाके के लिहाज से? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि अफ्रीकी नेशंस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो एक भारत का डायरेक्ट कनेक्शन है अफ्रीकी देश में। आपने देखा कि जो ईस्ट कोस्ट पे अफ्रीकी देश हैं, जैसे कीनिया हुआ, तंजानिया हुआ, फिर आप जाते हैं साउथ अफ्रीका तक, तो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया की डायस्पोरा पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, तो हमारा एक नेचुरल एक तरह से निश आता है अफ्रीका के। लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर मिस्र बहुत इन्फ्लुएंशियल, जैसे हम देखें जैसे सूडान के बाद, और बाकी देश भी जिस तरह से, क्योंकि ये मिस्र एक बहुत इंपॉर्टेंट अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है, तो एक तरह से, और नॉर्थ अफ्रीका का, अब अगर आप अनिल जी तो वहां पर एम्बेसडर रह चुके हैं लीबिया में, लेकिन मैं खुद वहां गया था, ये सलूम क्रॉसिंग है जहाँ से मिस्र और लीबिया का बॉर्डर लगता है, और वो सारा एरिया नॉर्थ अफ्रीका का जो है अल्जीरिया तक, वो भी मिस्र से एक तरह से उसका भी रास्ता है। तो मुझे लगता है कि अफ्रीका का पूरी तरह से पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करना या यूटिलाइज करना, एक तो डायरेक्ट जो भारत की लाइन्स है अफ्रीका के साथ और मिस्र के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ी फुटप्रिंट हमारा ग्लोबल साउथ में जा सकता है। और एक मिलिट्री हार्डवेयर का जो हमारी एस्पिरेशन है और आत्मनिर्भर भारत की जो एस्पिरेशन है, उसमें एक क्वांटम जंप एक मिल सकता है हमारी, अगर साझेदारी और बढ़ती है और जिसकी फाउंडेशन रखी गई है, अब इसको एलैबोरेट करना है। मुझे लगता है कि विजिट के बाद बहुत जरूरी है कि जो एग्रीमेंट्स हुई है उसका फॉलो अप हो और तेजी से इस पे जो है एनकैश किया जाए। जी अम्बेसडर तिरुनायक, इससे पहले कि हम आपको शुक्रिया अदा करें, आपको जाना है संभवतः, लेकिन एक छोटा सा जवाब, क्योंकि यहां से अब भारत और मिस्र किस प्रकार से नई ऊंचाइयां छूते नजर आएंगे, आप भविष्य किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, एक तो ये तो दिख ही रहा है कि दोनों देश कमिटेड हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। दूसरी चीज ये कि इस विजिट में जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसकी डिटेल सब बाहर आ जाएंगी, तो उससे पता लगेगा किन किन एरियाज में हमें आगे बढ़ना है। जी। आपने एक बड़ी बात देखी कि प्रधानमंत्री जब आए तो पहली मीटिंग जो थी उनकी, वो इंडिया यूनिट जो है प्रधानमंत्री अब्दुल्ली के अंडर में एक कमेटी बनी हुई है जो इंडिया के साथ में स्पेशली करती है। तो भारत में भी किस तरह की एक हाई लेवल कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि दोनों लोग एक तरह कंटिन्यूअसली मिलते रहें 6-6 महीने के ऊपर में, और उसका रिव्यू करते रहें कि प्रोजेक्ट्स जो हमने डिसाइड किए लीडरशिप ने उसके कहाँ तक आगे पहुंचे हैं। तो ये बड़ी आवश्यक जरूरत है। मैं समझता हूं कि देखिए, पॉलिटिकली तो बिल्कुल सिंक है एकदम दोनों कंट्रीज के अंदर में। अब इसको इकोनॉमिकली, डिफेंस सेक्टर में, सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में, इन सब चीजों में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको और इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है। तो कुछ एग्रीमेंट तो आज साइन होंगे, एमओयूज वगैरह, लेकिन उसके अलावा जो भी हुआ है अब तक का उस सबका स्टॉक लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, एक फ्यूचरिस्टिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण एक आधार तैयार हो रहा है। फिलहाल मिस्टर तुगनायक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अतुल अनेजा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी तुगनायक जी ने कहा कि एक आधार तैयार हो रहा है और पॉलिटिकल लेवल पर हर प्रकार से एक सहमति नजर आ रही है, अब ये नीचे बाकी सेक्टर्स में ट्रांसलेट कैसे होगी ये देखना बहुत जरूरी होगा। अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बात करूं, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बात करूं, तो उस लिहाज से भारत और मिस्र के संबंध एक दूसरे को कैसे एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आज के समय में मिस्र में आर्थिक स्थिति को लेकर कई प्रकार की चिंताएं और चुनौतियां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। भारत अगर इस भागीदारी को, आर्थिक भागीदारी को आगे बढ़ाता है तो मिस्र के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण और एक सुविधाजनक स्थिति होगी। जी हाँ, अब जब एनर्जी सिक्योरिटी की आपने बात की तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो कन्वेंशनल एनर्जी सिक्योरिटी, बहुत सारे गैस के भंडार हैं मेडिटेरेनियन में जो इजिप्ट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उसको कॉन्क्रीटाइज करना है तो जो उसका अपस्ट्रीम जो काम है, उसके जो सर्वेज करने हैं और या मिली हुई है जहाँ पर गैस, उसके अंदर उसको एक्चुअली कंपनी जैसे OVL है, ONGC विदेश लिमिटेड, हमें अब जरूरत है कि वो जल्दी से जल्दी वहां जाके फिर ये इन्वेस्टमेंट शुरू करें कन्वेंशन में, जो एनर्जी सिक्योरिटी में, जिसका हमें भी लाभ होगा और इजिप्शियंस को। फिर आती है हमारी न्यू एनर्जी। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और फ्यूचरिस्टिक एरिया है और इसमें हमें जरूरी है कि जो कंपनी टू कंपनी रिलेशनशिप इसमें जल्दी से जल्दी हो, सोलार में जल्दी से जल्दी हो, और कमर्शियल डिसीजंस होंगे इसके ऊपर। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आता तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर कंपनी को, जैसे OVL की मैंने बात की, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो हमें ये नहीं देखना कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, बेसिकली भारत की छवि को वहां बढ़ाना है और जो भी इंस्ट्रूमेंटलिटी है उसकी जरूरत है। अब ये कॉन्क्रीटाइज करने की जरूरत है एनर्जी सिक्योरिटी। ये काम फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इजिप्ट के लिए, खासकर जो फूड सरप्लस नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक एलिमेंट जो है ये जरूरी है कि हम करें। हमारे पास ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स आ रही हैं, हम मिलेट्स की हम बात करते हैं, ये सब एक फूड सिक्योरिटी का पार्ट बन सकता है और एक और एलिमेंट जो है भारत और मिस्र के बीच में ये ऐड हो सकता है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है और फूड सिक्योरिटी को लेकर जो दुनिया समस्या से गुजर रही है उसमें समाधान कहीं ना कहीं भारत देता नजर आ रहा है। इस बीच में एक खास मेहमान महेश सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राजदूत रहे भारत के, इसके अलावा अरब मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर सचदेवा, किस तरह से भारत और मिस्र के आज मौजूदा समय में दोस्ती के बढ़ते आयाम को आप देखते हैं, क्योंकि दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं जिनके तौर पर भारत और मिस्र को देखा जाता है, लेकिन अब 21वीं सदी में दोस्ती के नए आयामों पर आगे कैसे बढ़ा जाए और नए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में दोनों मित्र देश मिलकर यहां से विश्व की बेहतरी के लिए कैसे कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जो दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन के तरीके से होगा। आप कैसे देखते हैं इस बिग पिक्चर को? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और इस सवाल का जवाब पिछले 75 सालों से ढूंढा जा रहा है, जब से भारत और मिस्र के बीच संबंधों की स्थापना हुई है। नारेबाजी तो बहुत हुई है नॉन अलाइनमेंट के बारे में, डीकोलोनाइजेशन के बारे में और एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक संबंधों के बारे में, पर इनको आर्थिक आयाम देने में हम लोग इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उससे ये जो कमी है इसको पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ,
इसके लिए मुझे मेरे पास जो कारण है आशावादिता के, उनके जी। बारे में कुछ जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मिस्र एक बहुत बड़ा बाजार है जिसका अपना महत्व है। इसकी आबादी पूरे अरब देशों की आधी आबादी मानी जाती है, 10 करोड़ से ऊपर की आबादी। जी। उसकी ज़रूरतें हैं और ये ज़रूरतें जो हैं वो हमारे जैसी हैं। ये जो आर्थिक और सामाजिक विकास जो मिस्र में हुआ है, जो परिस्थितियां हैं, वो भारत के समकालीन हैं, भारत जैसी। तो भारतीय समाधान जो है। सर, आपको रोकना चाहेंगे कि इस वक्त एक सीधी तस्वीरें हम ले चलते हैं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। Talk is in Egypt. I just want to very quickly, I know I understand Honorable Minister Smriti Irani and also Minister Hardeep Puri has addressed you all about the visit of Honorable Prime Minister to the United States in great detail. I just want to bring to your notice a few highlights of the US visit, which are very important, and then carry forward to what is the visit's impact in Egypt. So, among the several things, the first emphasis is on the fact that it was a bipartisan invitation which was given to Honorable Prime Minister to address the joint house. And it was a very significant event for the second time for a Prime Minister to be called to address a joint session of the US Congress and the Senate. And to have received such a standing ovation is a matter of pride for all of us in this country. And during that visit and during that speech in particular, Honorable Prime Minister has expressed very clearly where India and US relationships stand and what is it that it can do towards global order. So I'm extremely happy to say it was a visit where both India and United States have taken warmly to each other and established such steps towards greater realization of our national goals. Most often these visits also accompany with meeting of great eminent thinkers, leaders. So this visit also, PM has had meetings with CEOs, various CEOs, Nobel laureates and so on. But what I would want to highlight is the fact that even yoga, which was done in the UN campus, had 132 nationalities participating in it. So it drew great attraction, and as a result, taking yoga to a level that has got recognition all over the world is a very important aspect that I would highlight. But from the announcements post the visit, I would like to highlight the fact that semiconductor supply chains, Micron Technology, for instance, is likely to invest 800 million towards 2.75 billion semiconductor assembly and test facility in Gujarat. And this itself will give more 5,000 to more than 5,000 new direct jobs, and also 15,000 what we call indirect job, what they call as community level jobs. We are also becoming a part of an alliance of rare earths and materials, and in this it is expected to support more than 2 billion planned investment. Center for the Semiconductor Center for Commercialization and Innovation, which is being set up in Bangalore, will have in its first 5 years of operation itself, the center is expected to support more than 2 billion planned investments, 500 new advanced engineering jobs, and potentially another 2,500 jobs in manufacturing ecosystem. Now, this is a very big step forward. Similarly, Semiverse Solutions, which will train up to 60,000 Indian youth into artificial intelligence and use of semiconductor-related education and workforce development goals will get fulfilled. Critical mineral partnership, which I've already mentioned,
quite a few of these companies are coming out and wanting to set up these capacities in India because lithium and cobalt and the use of these rare earths are going to make the future of energy and energy transition. So that's a second. Space also had great lot of achievements. Advanced training will be provided. NASA will be providing advanced training to ISRO, and that will also help for a joint effort to the International Space Station in 2024. Advanced telecommunication has also had agreement. India and US launched public-private joint task force for the development and deployment of open RAN systems. I'm just giving you the highlights and not going into the details of everything. Quantum and advanced computing has also received a joint Indo-US quantum coordination mechanism. You know, it was announced as a part of our budget. And then they will also support joint research in artificial intelligence, quantum, and advanced wireless technologies. And then there is also the arrangement with the National Science Foundation, which is the US body, and it announced that 35 joint research collaborations will also happen with the India's Department of Science and Technology, and they have also signed a new cooperative arrangement with the METI ministries. Department of Atomic Energy has also had a share in the agreements, is making 140 million in-kind contribution to the US Department of Energy. And finally, the seventh item is on innovation and fiber optics investments. India's Sterlite Technologies Limited has invested 100 million in the construction of optical fiber manufacturing units in Colombia, and that will facilitate 150 million in annual sports. But beyond all this, I'll certainly like to draw your specific attention for directly some very important defense production related announcements. GE, which is the biggest of aeronautics companies, has signed an agreement with HAL for joint production of F414 engines, aircraft engines. Now this will be made in India. 80% of technology is getting transferred. Now I highlight this because it is HAL, about which repeatedly the Indian opposition sheds crocodile tears. What's happening to HAL? Bangalore, you're not doing much to it. Please understand, HAL is what is going to have this joint production agreement with the GE. Second, and these made in India engines will be used for HAL's own Tejas aircraft. You know, Tejas is a completely Indian made aircraft for which the engine now is being the GE F414 engines. Then we are also getting unmanned aerial vehicles, UAVs. The Sea Guardian MQ-9B is being brought into India. One of the biggest strength which we can provide to our armed forces. You also have an agreement, Master Ship Repair Agreement. India will now become the biggest center for ship repairs. Already the US Navy has concluded an agreement with the Kattupalli, which is very close to Chennai, Larsen and Toubro shipyard, where India will be the center and will be the hub to repair most of the major ships. And further, they are also trying to sign up with Mazagon Docks in Mumbai and with also Goa shipyard. So is also 3 Indian liaison officers who are going to be placed in the US command, and this will be very good in building our mutual capacities, and also emphasize on the defense accelerated ecosystem, IndusX,
which was inaugurated on June 21st, 2023. This will be a network of universities, startups, industry, and think tanks. And this will facilitate in joint defense technology innovation. There are also several people-centric steps which have been taken. You heard Honorable Prime Minister himself announce that for the H-1B visa extension, Indian citizens do not need to come back to their home country, but they can renew it even being there. That will save a lot of effort for our own people, otherwise they keep coming back and waiting to get it renewed. You also heard that there are 2 new consulates which are getting opened, Bengaluru and Ahmedabad. Fulbright Kalam Climate Fellowship, additional facilities also being brought in. 100 additional US undergraduate students will study or intern in India. This is also being people-to-people measure. And those who are interested in knowing, India is funding the establishment of a Tamil Studies chair in University of Houston. Aviation deals, which are commercial deals, have also happened just in time before Honorable Prime Minister went to US. So you've heard about that. Many other commercial decisions which I'll draw your attention to are Amazon, which will bring $15 billion US and 26 billion in the country to investments to be made here. You heard Alphabet Sundar Pichai talking about opening a fintech center, global fintech center in Gujarat, and indigenization is happening there. So I've just given you some highlights of the visit to the United States. But this minute, I like to highlight the fact that during his visit, which is ongoing in Egypt, our Prime Minister has been awarded the highest award, Order of the Nile. This is one of the oldest in the sense it existed in Egypt even before Egypt became a republic. During the emperor's rule earlier, also they had this award, but in 1953 this award was restarted under the Republic of Egypt, and it's the highest award being given, and it's a proud moment for India. Honorable Prime Minister has received the highest and it's the highest award being given, and it's a proud moment for India. Honorable Prime Minister has received population countries, totaling all of them total to 13, 6 plus the rest, so total 13 countries have given. And in this visit, I like to highlight a few things which are equally important. Honorable Prime Minister was welcomed by the Prime Minister himself of Egypt. Just one minute, get the papers ready. And other than being received by the Prime Minister himself, the Grand Mufti of Egypt has also received him and given him all the honors. In Egypt's history, the Grand Mufti holds a very high and respectable position. He was received by them. Other than that, the Indian Muslim community called the Bohras, they run a very big mosque there, and in that mosque, Honorable Prime Minister was invited and taken to visit, and even that has gone down so well. The chief of that mosque has also received Prime Minister. This visit is of a Prime Minister of India coming after 26 full years, when the last visit of Honorable Prime Minister from India had happened. So this visit has attained quite a high prominence in Egypt. Other than meeting the Indian community, he had also set up
an institution of excellence even there. So I think this visit to Egypt attains great importance. मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बोल दिया, रिक्वेस्ट आ रही है अनिल बलूनी जी से थोड़ा हिंदी में बोलने के लिए। सिर्फ मैं इतना कह सकती हूँ कि अब तक मैंने यूएस विजिट के बारे में संक्षिप्त में बोला है, क्योंकि इससे पहले माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी और हरदीप पुरी जी भी आपको विस्तार से इस विषय में आकर आपसे संबोधित किए, मगर मेरी तरफ से ये मैं जानकारी आपको देना चाह रही हूँ कि भारत की प्रधानमंत्री जी का सेकंड जॉइंट सेशन में बात करने का मौका हर बार किसी को मिलता नहीं है। अब तक जितने भी लोगों को मिले, बहुत कम लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और जॉइंट सेशन एड्रेस करने के लिए बाईपार्टिसान इनविटेशन आया है, मतलब दोनों रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स भी प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किए एड्रेस करने के लिए। इस विजिट के दौरान अच्छा सा बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटेड विषय भी, डिफेंस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जो आवश्यकता पड़ती है वो सब का भी, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ जो बेंगलुरु में स्थित गवर्नमेंट के कंपनी है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी और इंजन प्रोडक्शन का जो एग्रीमेंट हुआ है वो मैं मानती हूँ बहुत अहम है। फिर जॉब क्रिएटिंग विषय में भी एग्रीमेंट्स जो उधर हुआ है उसके कारण इधर टेक्नोलॉजी आना, इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और गूगल जैसे कंपनी और ज़्यादा कमिट करना कि हम आकर के भारत में पूंजी निवेश ले आएंगे, ऐसे करने से हमारी रोज़गार बहुत लेवल तक बढ़ाने का संभावना है। फिर इजिप्ट के विषय में भी मैं ये बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ मेजॉरिटी में है या ज़्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में, ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। अब तक 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। इसीलिए मैं मानती हूँ इजिप्ट के विषय में ग्रैंड मुफ्ती का स्थान बहुत अहम है। उन सोसाइटीज़ में मुफ्ती का स्थान बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है। ग्रैंड मुफ्ती का भी प्रधानमंत्री जी से भेंट हुआ। फिर भारत के बोहरा कम्युनिटी इजिप्ट में बहुत अच्छा संख्या में प्रेजेंट है, वो उस कम्युनिटी से भी प्रधानमंत्री जी का मीटिंग हुआ। मैं मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट में इतना कहकर क्वेश्चंस के लिए छोड़ देती हूँ। पार्टी के ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही हर्ष व्यक्त करते हैं और उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि अवार्ड मिला है और भारत के स्थान उनके मेहनत के कारण आज इतना ग्लोबल स्तर पर रिकग्निशन मिल रहा है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ओर मैंने बहुत ही आनंद व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू। I think on this question, I've briefly explained also as to how out of the 13 awards that he's been given till now as Prime Minister of the country, 6 have been given by countries where Muslims are in majority. Honorable Prime Minister himself during the press conference in US
has said how his government works on Sabka Saath, Sabka Vikas principle and doesn't discriminate against any community whatsoever. But the fact remains that repeatedly, when people join in this debate and highlight issues which are non-issues in a way, because if there are issues in states which are to be raised, they are being raised at the state level. Law and order is a state subject. People are taking care of it. Elected governments are there in each of the states which respond to it. To just allege without basic data in hand just tells us that these are organized campaigns which purposely are being leveled at the doorstep of the Prime Minister. Otherwise, why would countries give such an honor to Prime Minister? And why would there be a distortion in understanding how India and its minorities? इसी तस्वीरें आप देख रहे थे बीजेपी के मुख्यालय दिल्ली स्थित, जहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। प्रधानमंत्री की अमेरिका और मिस्र यात्रा को लेकर लगातार उन्होंने हाईलाइट पॉइंट्स को रखा कि कैसे ये सफल यात्राओं में से एक है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, अतुल अनेजा जी, इसके अलावा मिस्टर महेश सचदेवा जी। एक बार फिर से आप दोनों का रुख करते हैं। मिस्टर सचदेवा, आप अपनी बात रख रहे थे, तो उस बीच हम इन सीधी तस्वीरों की ओर, लाइव इवेंट की ओर चले गए थे, लेकिन जिस बात का जिक्र वित्त मंत्री ने साफ तौर से किया वो बेहद महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री को आज मिस्र में मिला जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एक तरीके से ऑर्डर ऑफ नाइल का, उसको मिलाकर 13 देशों के द्वारा अभी तक उनको सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 6 ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य देश है। बावजूद इसके एक फेक नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश होती रही है। ये भी अपने आप में एक तथ्य है जिसको समझने की जरूरत है। एम्बेसडर सचदेवा जी, ये आपने जो कहा वो जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत तौर पर और भारत का सामूहिक तौर पर एक एक्सेप्टेबिलिटी है सेकुलर कंट्री के तरह से, और इसको नकारने का जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास सफल नहीं हो रहा। बाकी ये है कि कभी कभी ऐसे सुगबुगाहट उठती है जिसके जो कि एक तरह से जानबूझ के की जाती है और ऐसे तत्वों द्वारा की जाती है जिनका कि भारत की प्रगति, भारत के विकास और भारत की छवि से कुछ 36 का आंकड़ा है। तो इसके बारे में हम जितना तूल देंगे भारत के अंदर और भारत के बाहर, उतना ही हम इन लोगों को कृतज्ञ करेंगे। तो मेरे ख्याल से इनके बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ पर पहले कह रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी जरूर। भारत और मिस्र दोनों बड़े देश हैं आबादी के हिसाब से भी और सामाजिक और आर्थिक विकास के हिसाब से भी एक दूसरे के काफ़ी समांतर हैं। तो इन चीज़ों का दोहन करने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक और दिशाओं में, सामरिक, रक्षात्मक वगैरह दिशाओं में एक दूसरे के पूरक बन सकें और दोनों देश के साथ बीच में एक ऐसा अटूट संबंध बढ़े। तो इस विषय में जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम आर्थिक आंकड़ों को लेते हैं तो आंकड़े इस समय एक पोटेंशियल दिखाते हैं। जो भारत और मिस्र के बीच में जैसे व्यापार है, तो ये व्यापार 6,000 मिलियन डॉलर का है, जो कि भारत के पक्ष में जाता है 2 और 1 के अनुपात में। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ें जो भारत से जाती हैं उनमें तेल के शोधक तत्व और कमोडिटीज़ जिसको कहते हैं, और उस तरह से उन चीज़ों का ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इजिप्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का आयातक है और भारत काफ़ी दिनों तक गेहूं का निर्यातक रहा है। इसी तरह से और चीज़ों में भी इजिप्ट की ज़रूरतें हैं जिनको कि भारत पूरा कर सकता है, जैसे दवाइयाँ। अब दवाइयाँ सिर्फ 40 मिलियन डॉलर की भारत से गई हैं
जो कि काफ़ी कम है इजिप्ट की 10 करोड़ आबादी के लिए। तो भारत अगर विश्व की दवाइयों की फैक्ट्री बन गया है, फार्मेसी बन गया है, जी तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह से पेट्रोलियम के शोधन के बाद उसका निर्यात करना सबसे बड़ा आइटम है। और इसको अगर देखें आप तो पिछले साल में ये 2000% से ज़्यादा बढ़ा है। जी तो भारत का जो 2019 और 2020 और 21 में जो आया निर्यात था मिस्र को, उसके मुकाबले में पिछले वर्ष में 2022-23 में ये $1200 मिलियन हुआ है, जो कि 2000% बढ़त है। तो ये क्या दिखाता है कि ऐसा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर अगर मैं जाऊं तो ये कहना चाहूँगा कि मिस्र के राष्ट्रपति ने मिस्र के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनकी नींव रखी है। जैसे कि पूरा इजिप्ट की जो राजधानी है उसको न्यू कैरो शिफ्ट किया जाने की बात है, जिसमें कि 65 लाख लोगों के रहने की और पूरे सरकारी तंत्र के बिल्डिंग्स बनाने की योजना है। जी इसका $68 बिलियन बजट है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की घोषणा की गई है जो $23 बिलियन का है। इसी तरह से कितनी ही बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। जी अब इसमें जो समस्या आ रही है कि इजिप्ट की आर्थिक दशा इस समय ठीक नहीं है। यहाँ पर मिस्र में जो आमदनी होती थी विदेशी मुद्रा की, वो पर्यटन से होती थी। जी वो विदेश में रहने वाले मिस्रियों के पैसों से अपने देश भेजने में होती थी, और सुएज कैनाल की जो इनकम है उससे होती थी। इन तीनों में कोविड के ज़माने के बाद से लेकर के अच्छा खासा ह्रास हुआ है, और इस वजह से और यूक्रेन वॉर की वजह से और विश्व में मंदी की वजह से मिस्र के ऊपर असर पड़ा है। तो इस समय प्रोजेक्ट जो हैं उनको जारी रखना, इतने महंगे बड़े प्रोजेक्ट जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं उनको जारी रखने में मिस्र को दिक्कत आ रही है। अब इनको पैसों की कमी है और विदेशी मुद्रा के भंडार कम हो गए हैं और विदेशों से पैसा नहीं आ रहा है। IMF ने $3 बिलियन का इनको देने का वायदा किया है, वो साइन हुआ है, लेकिन उसकी शर्तें मिस्र को थोड़ी अटक रही हैं। वो वहाँ पर सेना के उद्योगों की काफ़ी बहुतायत है। जी मिस्टर, आप जो बात कह रहे हैं सचदेवा जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक स्थिति को लेकर कई प्रकार की चुनौतियों से मिस्र इस वक्त गुजर रहा है, और जिस लिहाज से उसे और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत कहीं ना कहीं साफ तौर से देखने को मिल रही है। अतुल अनेजा जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जो मौजूदा आर्थिक मोर्चे पर मिस्र की चुनौतियां हैं, भारत के साथ बढ़ते आर्थिक रिश्तों के सहयोग से कैसे मिस्र को एक मददगार साबित होगा, साथ ही साथ भारत के लिए भी एक नए प्लेटफॉर्म की दिशा बढ़ेगी? महज कुछ क्षेत्रों तक नहीं, बल्कि तमाम एक ऐसे क्षेत्र होंगे जिन क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों, वो कहीं ना कहीं $12 अरब तक करने की बात की गई है अगले 5 सालों में। उस लिहाज से ये एक टारगेट जो रखा गया, कैसे मददगार साबित होगा? देखिए, सबसे जरूरी बात है इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स जाए इजिप्ट के अंदर, और जैसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि ये सुएज इकोनॉमिक जोन जो आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर भारत की एक पूंजी निवेश हो, और उससे जो आमदनी होगी वो मिस्र को मददगार होगी, और भारतीय कंपनियों को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि मार्केट उससे जो खुलती है वो यूरोप की मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं बट यूरोप की मार्केट की। तो एक तरह से वो एक। दूसरी बात आ रही है फाइनेंस। हम देखेंगे इस बार अभी जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं कि क्या उसमें कोई ऐसी भी एग्रीमेंट है कि हम मिस्र के लिए कोई क्रेडिट लाइन खोलें। जैसे महेश जी ने बताया कि इस वक्त क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स चले गए हैं, कोविड की सिचुएशन, टूरिज्म वगैरह, और फूड सिक्योरिटी की जो इश्यूज आ गए यूक्रेन वॉर की वजह से,
इस वक्त एक इंजेक्शन चाहिए, फ्यूल इंजेक्शन टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी। और उसमें जो है, अब IMF की बात हुई है कि वहां से कुछ पैसा आएगा कंडीशनलिटीज के साथ, लेकिन भारत भी इसका योगदान कर सकता है जी। ताकि एक इकोनॉमी उनकी जो है वो रिवाइव होनी शुरू हो। और उसके बाद जो प्लान्स हैं इजिप्ट की, वो बहुत ग्रैंड प्लान्स हैं, तो ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो एक तरह से भारत एक भूमिका उसकी बना सकता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक योगदान करने की अपॉर्चुनिटी अभी आई है, और प्रधानमंत्री का जो विजिट इस वक्त हो रहा है उसमें ही ऐसा कुछ होने की संभावना है जिससे मिस्र को इकोनॉमिक लाभ शुरू हो और भारत के लिए और अपॉर्चुनिटीज उसमें क्रिएट। एक बात मैं लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ईरा में जा रहे हैं जो डी डॉलराइजेशन का है, कि लोग जो कंट्रीज हैं इस वक्त जो है बायलैटरल करेंसीज में डील करना चाहते हैं, और चूंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त इजिप्ट के कम है, तो क्या एक बायलैटरल करेंसी के रूप में कोई एग्रीमेंट हमारा हो सकता है जिसमें हमें मदद मिलेगी। साथ में हम देख रहे हैं कि इजिप्ट जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाह रहा है, और उसका एक कारण आर्थिक है, क्योंकि अगर आप ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है, जिसका कोई $100 बिलियन का कैपिटल है, उसको भी एक्सेस करने में एक तरह से ओपनिंग मिलेगी। तो ये कई तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ में एक लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जी अनिजा जी, जिस तरीके से देखा जाए तो कोविड के बाद में कई सारे ऐसे देश हैं जो कोविड जैसी महामारी के बाद में उन्नत नहीं हो पाए हैं या उस महामारी से उभर नहीं पाए, लेकिन वहीं भारत एक बड़े उदाहरण के तौर पर कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी अगर देखा जाए और कोविड पर अगर हम नजर डालें तो कोविड में उस दौरान भारत की मदद अगर की गई थी तो मिस्र की तरफ से, क्योंकि कई सारी कोविड से जुड़ी हुई दवाइयां भी दी गई थी। जी हाँ कृतिका जी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जरूरत के टाइम पे हमने मिस्र की मदद, और ये इसका जो आपका डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लीवरेज होता है ये बहुत ज्यादा होता है। अनिजा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सम्मान के साथ कुछ और तस्वीरें इस वक्त कायरो से हमारे पास में आ रही हैं, उनका रुख करते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई उन सीधी तस्वीरों को भी हम देखते हैं। प्रधानमंत्री का गीजा का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हम मिस्र की जिस सभ्यता का जिक्र करते हैं लगातार, तो निश्चित तौर से मिस्र के पिरामिड ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तत्व के तौर पर देखा जाता रहा है, और ऐसे में मिस्र की पहचान के तौर पर भी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत और मिस्र को देखा जाता है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा और ये उसकी तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मिस्र की अपनी इस सभ्यता के लिहाज से जो गीज़ा मिस्र की जो जगह है वहाँ पर प्रधानमंत्री का जाना, और प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री को जानकारी इस बीच दी जा रही है। और ये गीज़ा की तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने वहां पर गीजा में जाकर पिरामिड्स का एक तरीके से दौरा किया है। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मिस्र की सभ्यता के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में मिस्र को दुनिया से अपने आप में एक अलग स्तर पर ले जाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और मिस्र दो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के तौर पर जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री अपनी मिस्र यात्रा के दौरान गीज़ा पहुंचे हैं और वहां की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया, मिस्र में पिरामिड को देखा, और क्या कुछ बारीकियां हैं, किस तरह से इसका बनाया गया, किस तरीके से इसको आज तक संरक्षित रखा गया, इन तमाम बारीकियों को प्रधानमंत्री ने वहां जाना है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं और मिस्र के उनके 2 दिवसीय दौरे का दूसरा और अंतिम दिन आज है। और इस दौरान मिस्र में पिरामिड को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, मिस्र के गीज़ा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और बिल्कुल जिस प्रकार से कृतिका इन पिरामिड्स की ऊंचाइयों को देखा जाता है, तो और ऐसे ही ऊंचाइयां भारत और मिस्र की दोस्ती निश्चित तौर से आने वाले वक्त में छूती नजर आएगी। और गीजा में पिरामिड का एक तरीके से देखने के लिए पहुंचना प्रधानमंत्री का उस संस्कृति, उस सभ्यता के साथ में अपने जुड़ाव को दर्शाने के तौर पर भी है कि कैसे मिस्र और भारत दुनिया की 2 सबसे बड़ी पुरानी सभ्यताओं के तौर पर जाने जाते हैं, और इन सभ्यताओं को संरक्षित रख के कैसे आधुनिक विश्व की एक निर्माण हो सकता है। क्योंकि विकसित भारत जहां बन रहा है, मिस्र को भी विकासशील देश के तौर पर जाना जाता है। विकासशील देशों
से होते हुए विकसित देशों की इस यात्रा में अपने इतिहास को संरक्षित रखना हो, अपनी परंपराओं को सहेजना हो और विकसित राष्ट्र के तरीके से आगे बढ़ना हो, तो निश्चित तौर से अपने इतिहास को सहेजना बहुत ज़रूरी होता है। गीज़ा की ये तस्वीरें, मिस्र में पिरामिड देखने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और निश्चित तौर से बेहद भव्य और विशाल इन आकृतियों का अपने आप में देखना ये बताता है कि आप सभ्यताओं को किस तरीके से संरक्षित रखते हैं। और मिस्र की पहचान के तौर पर कृतका इसको जाना जाता है। और गीज़ा दुनिया के सबसे बड़ी अद्भुत अलौकिक ऐसी संरचनाओं में से एक है जिसका दीदार करने के लिए, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा भी उसके साथ जोड़कर देखी जा सकती है। बिल्कुल, और अब क्यों नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, तो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस जगह पर काफी संख्या में भारतीय भी जरूर पहुंचते हुए नजर आएंगे। अरविंद्र, बिल्कुल, और ये तस्वीरें, ये भव्यता अपने आप में बताने के लिए काफ़ी। और प्रधानमंत्री को हमने अक्सर देखा है, जब कभी भी वो कहीं जाते हैं उस जगह के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी हासिल करते हैं। और यहाँ पर भी इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री को ये जानकारी देते हुए, और प्रधानमंत्री भी अक्सर इस सब चीज़ों के बारे में बहुत सहजता से जानकारी जुटाते हैं कि आखिर इस संरचना के मायने क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है और कैसे इसको संरक्षित रखा गया। क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री ने जो 5 मंत्र एक तरीके से दिए हैं, उनमें अपनी ऐतिहासिक परंपराओं को संरक्षित रखने का मंत्र भी दिया है। और ऐसे में मिस्र द्वारा इन पिरामिड्स को संरक्षित रखना दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर भी देखा जाता है। बिल्कुल, और पर्यटन के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बढ़ावा मिस्र के गीज़ा में देखने को मिलेगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हैं, और इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गीज़ा पहुंचे हैं और वहां पर पिरामिड्स को देखते हुए नजर आए। विशाल, देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल था, $1 मिलियन क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और क्या वो पिरामिड्स देखेंगे, क्योंकि उनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है और 2 दिवसीय उनकी यात्रा है। और ये सबके लिए प्लेजेंट सरप्राइज रहा कि प्रधानमंत्री ने अपने बिजी शेड्यूल से ये डिसाइड किया कि वो गीज़ा जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि गीज़ा के जो पिरामिड और स्फिंक्स हैं वो पूरी दुनिया में 7 अजूबों में उनका शुमार होता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में उनका शुमार होता है। और पूरी दुनिया का टूरिस्ट गीज़ा में पिरामिड्स और स्फिंक्स को देखने आता है। स्फिंक्स हम सब जानते हैं कि जो उनका फेस है, इट हैज अ फेस ऑफ अ लेडी एंड बॉडी ऑफ अ लायन। और पिरामिड्स हम जानते हैं कि जो फेरोज होते थे उनके लिए रॉयल ग्रेवयार्ड होता है। और ये एक हिस्ट्री का ट्रेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसका एक कनेक्ट भी है भारत के साथ, क्योंकि जब आप बॉडी को अंदर रखते हैं तो सारे वाइटल ऑर्गन्स उसको निकाल दिए जाते थे, जो हार्ट, किडनी, लिवर, और लेकिन उनमें जो खास तौर से मसाले और तेल लगाया जाता था उसका आयात उस जमाने में भारत से होता था। और आज जब प्रधानमंत्री ऑर्डर ऑफ नाइल का उनको सम्मान मिला, उसके बाद वो वहां पर पहुंचे हैं, तो एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया जिसको देखने आती है। आज वहां पर दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो वहां पर पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत ही खुशगवार तस्वीर निकल कर सामने आती है। बिल्कुल, और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण गीज़ा का पिरामिड, जिसके बारे में दुनिया भर से लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और मिस्र के सबसे बड़े पिरामिड के तौर पर इसको देखा जाता है। 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में लगभग 27 वर्षों के दौरान इसको बनाया गया था। पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से, जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं, उनमें से एक है, और एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो काफ़ी हद तक अपने आप में उसी शक्ल में बरकरार है। और ये गीज़ा पिरामिड परिसर का सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। और ये गीज़ा 3 पिरामिडों की पंक्ति की श्रृंखला के उत्तरी छोर पर स्थित है। अपने आप में दुनिया के आश्चर्य, जो सबसे बड़े आश्चर्य है, उनमें से एक है। और ये शुरुआत में 146 मीटर, लगभग 481 फीट ऊंचा ग्रेट पिरामिड के तौर पर 3800 से अधिक वर्षों तक दुनिया की इस इतिहास को संरक्षित रखने के लिहाज से देखा जा सकता है। और मानव निर्मित अपने आप में सबसे बड़ी और सबसे पुराने एक स्मारक के तौर पर इसको देखा जाता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई अपने आप में दुनिया भर को चकित करती है कि उस वक्त में, इतने पुराने समय में कैसे इसको बनाया गया होगा, निर्मित किया होगा, और आज भी अपने आप में ये उसी शक्ल में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाले इस पिरामिड को देखने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। अतुल अनेजा जी, आप अपनी बात रख रहे थे, उस बीच में हम इन तस्वीरों की ओर आगे गए थे। ये जो तस्वीरें हैं गीज़ा की, वो अपने आप में किस तरह से दिखाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का गीज़ा के पिरामिड देखने जाना
ये भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। इस संदेश को कैसे देखा जाए? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे हमने पहले बात की थी कि हम एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं मिस्र और भारत के रिलेशनशिप में, तो ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं दोनों। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है उस पर्टिकुलर थॉट को, उस आइडेंटिटी को और मजबूत करना, और एक तरह का उसका सिंबल है कि हम सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं और हम हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता, और हम नए तरीके से अब इस सभ्यता को रिवाइव कर रहे हैं। तो हमारे जो रिलेशनशिप है बहुत गहरे हैं, डीप रूटेड हैं, हिस्टोरिकल हैं, एंटीक्विटी में जुड़े हुए। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो बात हो रही थी कि पोस्ट कोविड की सिचुएशन में, जैसे कृतिका जी आपने इसका एक हिंट दिया था कि ये अब टाइम आ गया है कि ये जो टूरिज्म सेक्टर है, सिविलाइजेशन के साथ टूरिज्म भी एक साथ में जुड़ता है। तो अब ये मिस्र के लिए अच्छा है कि कोविड की स्थिति हट गई है, तो एक टूरिज्म सेक्टर इनका खुलता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, वैसे भारत के भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ये बायलैटरल टूरिज्म जो है, हमारी जो साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उसके बीच में, हमारे बीच में एक अपॉर्चुनिटी खुलती है कि सिविलाइजेशन स्टेट्स होते हुए हम इसको एक नई पीढ़ी के में कैसे इसको लेके जाएं, इस थॉट को थ्रू टूरिज्म एक्सचेंज। ये एक तरह से ये एक और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुद। बिल्कुल। महेश सचदेवा जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय ये दौरा, और 2 दिवसीय में पूरा एकदम बिजी शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर पहुंचे, पर्यटन संस्कृति को देखा, धरोहर को देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने में दिखाता है कि सारे पक्षों को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। मैं इधर कुछ रोचक चीजें आपको कहना चाहूंगा जी। इतिहास बताता है कि 2750 ईस्वी पूर्व में, यानी इस पिरामिड, चियोप के पिरामिड जिसको दिखाया जा रहा है, उसके जो जब बन रहा था, उस समय जो फराउन थे, जो राजा हुआ करते थे इजिप्ट के, उन्होंने पुंट देश के लिए एक सरकारी जहाज़ों का बेड़ा भेजा, उसके साथ व्यापार करते, और वो पुंट देश जो है, वो इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीप था, जहाँ से कि वो चीज़ें लाई जाती। 1500 ईस्वी पूर्व आते आते ममी जो बनती थी इजिप्ट में, बादशाहों की या औरों की, उनको भारतीय मुस्लिम से लपेटा जाता था और इंडिगो रंग में, जो उनको नीले रंग में किया जाता था, यानी रंग किया जाता था, वो भी भारत से आता था। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी पुरानी भारत और मिस्र की सभ्यता है। और अगर इसको नूतन रूप में देखें तो जो मैं कह रहा था कि हमारे पास अवसर भी हैं इजिप्ट के बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए, दवाइयों की फैक्ट्रियां लगाने के लिए, आईटी में। अमृता सचदेवा, एक तथ्य मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि इस वक्त हम टेलीविजन पर तस्वीरें गीजा से दिखा रहे हैं, मिस्र के पिरामिड को प्रधानमंत्री देखने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को हमेशा वैश्विक मंच पे या किसी भी सार्वजनिक मंच पे कहते हैं कि जो देश अपना इतिहास को संरक्षित नहीं रख सकता, उसका भविष्य बेहतर नहीं होता। प्रधानमंत्री भी इस मूल बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और देश में किस प्रकार से इतिहास को संरक्षित रखने के लिए उनके प्रयास है वो दिखाता है। और ऐसे ही अगर मिस्र भी अपनी इस प्रकार की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ता है, तो क्या एक मूल, एक विचार, एक सामान, एक सोच दिखाई पड़ती है तब, जबकि विश्व की 2 सबसे पुरानी सभ्यताएं, मिस्र और भारत के अगर लिहाज से बात की जाए, जिनकी ये सोच में कहीं ना कहीं एक झलक दिखती है और मिलकर आगे बढ़ने की जो एक कोशिश है, उसका एक आधार भी बनती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों देश इस बारे में अग्रसर हैं। दोनों देश जो विदेशों में उनके सांस्कृतिक अवशेष गए हैं, उनको वापस लाना चाहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा में सफलता पाई है, जिसमें 100 ऐसे अवशेष भारत वापस लाए जा रहे हैं। इसी तरह से मिस्र भी इसी प्रयास में है कि जो यूरोप के इतिहासकारों ने, खुदाई करने वालों ने जो चीज़ें
अपने देशों में भेज दी थी, मिस्र से उठा करके उनको वापस लाया जाए। ऐसी धरोहर मिस्टर सचदेवा, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। ये कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं जिनको हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां गीजा जो शहर है वहां पे मिस्र के पिरामिड को देखने के लिए पहुंचे हुए, अपने आप में दुनिया के 7 अजूबों में से एक बेहद महत्वपूर्ण अजूबा, और कैसे मानव निर्मित सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एक तरीके से संरचना के तौर पर इसको देखा जाता है गीजा के पिरामिड को। और प्रधानमंत्री के साथ में तमाम मिस्र के बड़े लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री को उससे जुड़ी हुई एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया है, और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण। हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और लगभग 2550 ईसा पूर्व इस पिरामिड का निर्माण हुआ था, और मौजूदा समय के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 481 फीट ऊंचा है, और इसका जो आधार है वो लगभग 750 फीट के आकार के बराबर है। ऐसे में इतनी बड़ी इमारत को बनाना उस वक्त किस प्रकार की एक तकनीक रही होगी, कैसी सभ्यता के एक निशान जो हैं आज भी साफ तौर से नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री का ये मिस्र दौरे के बीच की गीजा से ये तस्वीरें साफ तौर से ये बताती हैं कि इतिहास को संरक्षित रखने का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान में आगे बढ़ाते हैं, और मिस्र में भी एक तरीके से उस मंत्र पे आगे बढ़ा गया है, तो वो एक मंत्र साफ तौर पे एक दूसरे के साथ मिलता है। और यहाँ से दोस्ती के जब हम आयाम को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हैं तो शायद ये मंत्र भी काम आता है कि हम अपने इतिहास की जो हमारी भव्यता है, जो उसकी विरासत है, उसको सहेज के हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते नजर आएंगे। मिस्टर सचदेवा, आप अपनी बात को पूरा रखें प्लीज। जी, मैं जो नए आयाम इसको जोड़ना चाहता हूँ, जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं मिस्र में इस समय चल रही हैं, उनको वो एक ज़माने में जब पिरामिड बने थे तो उतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं उस समय भी भारत अब से 5000 साल पहले बनाई गई थी। तो मिस्र में ऐसी परंपरा है एक तरह से कि बड़ी योजनाएं की जाएं, जिनसे कि देश का जो है नया स्वरूप, आधुनिकता और जो कटिंग एज ऑफ द टेक्नोलॉजी की बात है उसमें जाकर के मिस्र का विकास हो। अब इसमें जो इस समय बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है आर्थिक तौर पर, उसका समाधान करने की भारत की क्या प्रयास हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि भारत को भी नुकसान ना हो और मिस्र का भला हो और दोनों देश प्रगति करें। तो इस समय जो जैसे अनीजा जी ने कहा कि लाइन ऑफ क्रेडिट की बात है, वो शायद अभी अगले कुछ घंटों में आ जाएगी। शायद रूपी ट्रेड से जैसे डी-डॉलराइजेशन की जैसे उन्होंने बात की, उसका भी लगता है कि आभास कुछ है, उस बारे में बात हो रही है। तेजस विमान के निर्यात की मिस्र को बात चलती रही है, हो सकता है उसके बारे में भी हम कुछ सुने। मिस्र पिछले दिनों में दुनिया का तीसरा बड़ा हथियारों का आयातक रहा है, और क्योंकि उनके पास पैसों की किल्लत इस समय है तो वो नए प्लेटफॉर्म जो कि इतने महंगे ना हो, जितने कि पश्चिमी देशों के प्लेटफॉर्म होते हैं रक्षा के, उनसे वो बच करके सस्ते और लेकिन कारगर प्लेटफॉर्म को चाहता है। तो ये तो हुई आर्थिक दशा की तरफ। आपको शायद मैं बताना ये भी चाहूँगा कि मिस्र की सबसे बड़ी जो योजना की आधारभूत रखा गया है वो एक भारतीय कंपनी के द्वारा लीड किया हुआ एक कंसोर्शियम है, जो कि $18 बिलियन का ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का प्रोजेक्ट। सोलर ऊर्जा से हाइड्रोजन बनेगी, पानी को तो इलेक्ट्रिफिकेशन करके, और उससे उस हाइड्रोजन का निर्यात किया जाएगा भारत को और देशों को। ये $18 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसकी आधारशिला रखी गई है, मेरे ख्याल से अगले 10 सालों में इसका अमल होना है स्वेज इकोनॉमिक जोन में। पर ये आशान्वित करता है और ये दिखाता है कि संभावनाएं कितनी बड़ी दोनों देशों के बीच में। अब मैं अगर हमें अनुमति दें तो मैं इसका राजनीतिक पूरक भी करना चाहूँगा। मिस्र का महत्व
राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। ये इसराइल पैलेस्टाइन के भी और इसराइल गाजा के बीच में समझौता कराने में लगता है। ठीक है। सूडान से इसका बॉर्डर है जहां पर कि गृह युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। लीबिया से इसका बॉर्डर है जिससे कि जहां की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है इस समय। ये देश महत्वपूर्ण है इन कारणों से, जियो स्ट्रैटेजिक तौर पर। और प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो एक नए आयाम ले लेता है। बिल्कुल सचदेवा जी, एक नए आयाम तो जरूर लिखेगा और समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो अतुल जी, जिस तरीके से भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है, विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, शायद यही सब वजह है कि मिस्र जो है भारत को उम्मीदों की नजरों से देखता है, क्योंकि मिस्र में आर्थिक संकट इन दिनों है, महंगाई भी चरम पर है वहां पर, और यही वजह है कि जिस तरीके से विकास भारत में हो रहा है वही विकास मिस्र में भी हो। मिस्र एक भारत को एक वैल्यूएबल पार्टनर समझ रहा है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हमारे सामने आ गई है और जिसमें भारत एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है। तो और साथ में जो जिस गति से भारत में आर्थिक विकास हो रहा है उसके लिए इजिप्ट को एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ। तो एक तरह से जो भारत का स्टेचर ऊपर है वो डेफिनेटली उसका एक फैक्टर है कि मिस्र चाहता है कि भारत से और एंगेजमेंट बढ़े और हर फील्ड में बढ़े, जिसके बारे में हम पहले भी विस्तार में बात कर चुके हैं। जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कल्चरल फील्ड के ऊपर, जैसे हमने गीजा टूरिज्म की बात की थी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये वक्त आ गया है कि हम एकेडमिक रिसर्च भी इसके अंदर कि हमारे सिविलाइजेशनल टाइज क्या थे उसके ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इस पे रिसर्च हो ताकि हमारे संबंध और भी इसमें घनिष्ठ, बिल्कुल और भी घनिष्ठ हो, और निश्चित तौर से उसका एक आधार भी तैयार बनता होता हुआ दिखाई पड़ा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस विषय पर बात करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मिस्र की यात्रा ये लगातार जारी है, इससे जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, साथ ही अपने मेहमानों से विश्लेषण भी करते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष पेशकश में मुझे और मेरी सहयोगी कृतिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।